Now, Sri Narendra Kumar Kashyap. धन्यवाद महोदय। गृह मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण विभाग है हमारे देश का और इसका विस्तार सीमित है। मैं इस विभाग के सारे पहलुओं पर नहीं जाना चाहता हूं समय अभाव के कारण, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर मैं सरकार का ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी बात को सीमित करना चाहता हूं। मैं दो बिंदुओं पर खास तौर से, पहला बिंदु देश की सुरक्षा सरकार की भी प्राथमिकता है और देश की भी प्राथमिकता है। क्या गृह मंत्रालय के जरिए हम देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का कोई सकारात्मक प्रयास करने का इरादा लेकर आए हैं? क्या आज के हालात में हमारा देश अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है? और मुझे ऐसा लगता है कि आए दिन जो हमारे पड़ोसी देशों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के माध्यम से हमारे देश में शांति को भंग करने की कोशिश हो रही है और होती रही है, मुझे ऐसा लगता है कि इस विभाग को और अपनी जिम्मेदारियों को महोदय गंभीरता से लेना पड़ेगा। मैं जम्मू कश्मीर का विषय और जम्मू कश्मीर की समस्या को माननीय मंत्री जी इसलिए उपस्थित करना चाहता हूं, आजादी के बाद भी आज एक अनसुलझी पहेली की तौर पर जम्मू कश्मीर का दृष्टांत अब दुनिया के सामने उद्धृत होता है और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 335 इस बात का प्रावधान देता है कि देश की सरकार की जिम्मेदारी है कि वो देश के राज्यों की सुरक्षा का ध्यान रखें। लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस तरह से लगातार पड़ोसी मित्र देशों के जरिए आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाकर अशांति पैदा करने का निरंतर प्रयास हुआ है, उस प्रयास पर ना तो पहली सरकार ना तो आज की सरकार हमें संवेदनशील नजर नहीं आई है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं अकेले जम्मू कश्मीर में 10 वर्षों के अंदर हुई जनहानि की बात करूं, 2156 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 778 लोग केवल सुरक्षा बल कार्मिक हैं। क्या हमारी सरकार का ध्यान हमारे देश के उस अभिन्न अंग की शांति पर नहीं होना चाहिए जो आज भी अशांति के माहौल में जीवन जीने के लिए मजबूर है? क्या हमारा ध्यान उस प्रदेश पर नहीं होना चाहिए जिस प्रदेश को जमीन का स्वर्ग कहा जाता है? महोदय, यूपीए की सरकार में ऑल पार्टी डेलीगेशन बना, देश के पूर्व गृह मंत्री उनकी चेयरमैनशिप में डेलीगेशन बना, सब दलों के लोग शामिल हुए, मुझे भी जाने का मौका मिला और आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं
कि उस वर्ष 2011 के डेलीगेशन में जब हम कश्मीर गए, 100 दिन लगातार कर्फ्यू लगा था, 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। कश्मीर के लोगों को खाना तो छोड़ो, पानी भी मौसर नहीं हो रहा था। उन हालात में यह जम्मू कश्मीर रहा है कि लोगों के सामने बड़ी मुश्किलात रही हैं। आपने, हमारी पहली सरकार ने वार्ताकार कमेटी बनाई, उसका भी रिजल्ट नहीं आया। और हालात ये है कि आज भी वो जम्मू कश्मीर उन तमाम मुश्किलों से गुजर रहा है जिन मुश्किलों का हल बहुत पहले हो जाना चाहिए था। महोदय, अभी आपने सरकार के बजट में कश्मीरी पंडितों के पुनर्स्थापना की व्यवस्था की है, लेकिन पाकिस्तानी रिफ्यूजियों के अधिकारों के बारे में अभी तक सरकार का कोई रुख स्पष्ट होते हुए नहीं देखा है। विडंबना क्या है कि जम्मू कश्मीर में इतने तरह की व्यवस्थाएं हैं, इतनी विषमताएं हैं कि वहां पाकिस्तानी रिफ्यूजी एमएलए के, एमपी के लिए अपना वोट डाल सकता है, एमएलए के लिए नहीं डाल सकता। वहां इतनी विषमताएं हैं कि वहां का रहने वाला बासिंदा भी कई बार अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। मैं अपने गृह मंत्री साहब से कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर को उसका वास्तविक रूप देने के लिए अगर मुमकिन हो सके, मेरा सवाल भी है, मेरा निवेदन भी है कि एक ऑल पार्टी डेलीगेशन स्थायी तौर से बनाओ, सब पार्टी के नेताओं को मौका दो, उनको समय निश्चित करो और इस सरकार को यह जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए कि अपनी सरकार के रहते रहते इस जम्मू कश्मीर की स्थायी हल की नीति कोई सरकार बनाए, ताकि जम्मू कश्मीर के लोग भी आसानी से अपना जीवन गुजार सकें। महोदय, आज आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवाद, ऐसा लगता है हमारे देश में जैसे कानून का राज कम है, अपराधियों का, आतंकवादियों का, नक्सलवादियों का, माओवादियों का आधिपत्य ज्यादा है। और महोदय, आपके माध्यम से अपने गृह मंत्री जी को यह अपील करना चाहता हूं कि 205 जिले प्रभावित हैं आज की तारीख में। आज की तारीख में 205 जिले हमारे देश के आतंकवाद से या नक्सलवाद से या माओवाद से प्रभावित हैं। हमारी सरकार के पास क्या रणनीति है? हमारे सरकार के पास कौन सा मैकेनिज्म है कि जो इन 200 से ज्यादा जिलों में वो शांति की स्थापना करेंगे, वो आतंकवाद, नक्सलवाद या माओवाद को समाप्त करने का विचार करेंगे? इस पर भी अगर सरकार का रुख स्पष्ट हो जाए तो शायद हमारा देश कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस जरूर करेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवाद और नक्सलवाद की भी घटनाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। मेरे पास उसके पुख्ता प्रमाण हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन पूर्वोत्तर राज्यों में 1887 लोगों की मौतें हुई हैं और 255 सुरक्षा बल कार्मिक भी इसमें मरे हैं पिछले 10 वर्षों में। 1887 मौतें, 255 सुरक्षा बल कार्मिकों की मौत अकेले पूर्वोत्तर राज्यों में हुई है। हमारी सरकार के पास, और मेरा तो विश्वास है, मैं देश के बारे में सोच रहा हूं, देश की शांति के बारे में सोच रहा हूं, देश में सद्भाव के बारे में सोच रहा हूं। मेरी चर्चा, मेरे भाषण के पीछे वोटों की सियासत नहीं है। मैं अदरवाइज कोई डिस्कशन में अपनी बात को नहीं लाना चाहता हूं। मैं इस बात पर फोकस देना चाहता हूं कि आखिर सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए किस तरीके से पेश आएगी।
मजबूत बहुमत की मजबूत सरकार होना अलग बात है, मजबूत सरकार के लोगों में मजबूत मनोबल होना यह अलग बात है। क्या मनोबल भी सरकार के पास वैसा है? क्या उस तरह की ताकत है? क्या उस तरह की हिम्मत है? और मैं समझता हूं कि वैसी हिम्मत होनी चाहिए, वैसी ताकत होनी चाहिए, जैसा मैंडेट देश ने आपको दिया है उसका सम्मान करते हुए इन तमाम मुद्दों पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। देश समाधान चाहता है, देश शांति चाहता है, देश के लोग सुकून से जीना चाहते हैं। जो हक उनको नहीं मिल सका है उसकी चाहत रखता है। तो महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय गृह मंत्री जी, जो कि हमारे गाजियाबाद से सांसद रहे हैं, अब वो अगली बार लखनऊ बढ़ गए ये अलग बात है, लेकिन हमारी उम्मीदें आज भी आपसे पहले से ज्यादा हैं। आज आपको लखनऊ से जीतकर गृह मंत्री बनने का मौका मिला है, फिर भी हम महसूस करते हैं कि आप पूरे देश के गृह मंत्री हैं और आप इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि जो हमारा देश आज आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवाद और तमाम मुश्किलों के चंगुल में फंसा हुआ है, आप मजबूत मनोबल के साथ इस देश को उस चंगुल से निकालने का काम जरूर करेंगे। महोदय, अगली बात मैं करना चाहता हूं, चीन और बांग्लादेश। आज भी अनेकों बार लोकसभा में भी चर्चा होती है, राज्यसभा में भी चर्चा होती है, चिंता भी व्यक्त की जाती है कि चाइना भारत के भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने की फिराक में रहता है या कर लेता है। बांग्लादेश से बहुत सारे बांग्लादेशी आते हैं, सुबह शाम को चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता कौन कब आया कौन कब चला गया। और मुझे तो इस बात की भी जानकारी है कि इवन तो रिक्शा चालक, रिक्शा चलाने वाले बांग्लादेश से सुबह को हमारे देश में आते हैं, शाम को अपने देश में चले जाते हैं। कहां है आईबी? कहां है हमारे देश का मैनेजमेंट? कहां है हमारे देश की सुरक्षा? कहां है हमारे मजबूत इरादे? हमें महोदय कहीं ना कहीं इस बात पर फोकस करना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि हमारे संबंध हमारे मित्र देशों के साथ हमेशा अच्छे रहें। ये तो हम सब लोग चाहेंगे, लेकिन हमारे पड़ोसी देश अगर हमारी देश की भूमि पर, देश के लोगों पर, देश की संपत्ति पर कहीं पर कुठाराघात करने की कोशिश करते हैं, तो गृह मंत्री जी वहां हमें उनको मजबूत जवाब देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। डर डर के जीना भारतीय का काम नहीं हो सकता है। हम डर डर के जीना नहीं चाहते हैं, हम छुप छुप के जीना नहीं चाहते हैं। हम उस देश को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हम उस देश को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें सब जाति, सब मजहब के लोग मिलकर रहते हैं। जब सब सरकार के साथ हैं तो हमें अपने मित्र देशों को इस बात का आभास कराना चाहिए कि अगर आपके गलत इरादे हमारे देश की शांति पर कोई हमला करते हैं तो हम मिलकर उसका जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। आपके दल और आपकी पार्टी के नेताओं के भाषणों में हमने भी सुना, पूरे देश ने भी सुना कि अगर किसी विदेशी ताकत ने, किसी आतंकवादी ने, किसी पड़ोसी देश ने अगर हमारा एक हाथ काटा तो हम दो करेंगे। इस तरह के बयानात, बहुत जोश के बयान आए, देश को उम्मीद लगी कि शायद देश में अच्छा कुछ होने वाला है। लेकिन महोदय, उसी के बाद जम्मू कश्मीर में आरएसपुरा की अरनिया में पाकिस्तान के रेंजर ने हमला किया, पुंछ में हमला हुआ, आरएसपुरा में हमला हुआ, सांबा में हमला हुआ, जवान भी मारे गए, किसान भी जख्मी हुए, लेकिन सरकार का कोई मजबूत सवाल, सरकार का कोई मजबूत जवाब हमको सुनने के लिए नहीं मिला। हम चाहते हैं, पूरा देश चाहता है, अपनी ताकतवर मुख्यमंत्री के मनोबल को देखना चाहता है, उनकी हिम्मत को देखना चाहता है। इसलिए हम अपील करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों की सुरक्षा के लिए
हमारे गृह मंत्री जी का आज बयान आना चाहिए कि कुछ भी हो जाए हम जम्मू कश्मीर के लोगों पर आंच नहीं आने देंगे। महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि केवल जम्मू कश्मीर का मामला ही नहीं है, आज हमारे देश में भी जिन वर्गों को, जिन तबकों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान की धाराओं में सुरक्षा प्रदान की थी, प्रोटेक्शन दिया था, आज वो भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि हमारे भारतवर्ष में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों पर बेतहाशा अत्याचार बढ़े हैं, हमले बढ़े हैं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं, छुआछूत की घटनाएं बढ़ी हैं। और मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि 2008 से 2012 के मध्य केवल 5 वर्षों में 1,67,295 गंभीर अपराध की घटनाएं पंजीकृत हुई हैं हमारे देश में। महोदय, पौने 2 लाख दलितों पर अलग अलग थानों में गंभीर घटनाओं में मुकदमे दर्ज हुए हैं और अकेले 7,285 बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। यूपीए की सरकार भी बनी, एनडीए की सरकार भी बनी और सबने मंचों पर इस बात का उद्घोष किया कि हम दलितों के घरों में चिराग जलाएंगे, हम दलितों को सम्मान से जीने का मौका देंगे। अगर 7,285 बलात्कार 5 साल में होते हैं तो क्या दलितों का सम्मान बढ़ा है? या पौने 2 लाख अपराध अगर देश में दर्ज हुए हैं तो क्या दलितों का सम्मान बढ़ा है? और इतना ही नहीं, केवल शेड्यूल कास्ट की बात नहीं करना चाहता, मैं शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में भी ये बताना चाहता हूं कि 28,570 मुकदमे एसटी वर्ग पर जो आपराधिक घटनाएं घटी हैं वो दर्ज हुए हैं, जिनमें 3500 मुकदमे अकेले बलात्कार के हैं। महोदय, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, पूरे देश के दलित आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि उनको न्याय दीजिए, उनके ऊपर अपराध जो हो रहे हैं उनको घटाइए, केवल भाषण से नहीं, नीति बनाइए, मजबूत इरादा बनाइए और इनको इन मुश्किलों से निजात दिलाने की कोशिश करिए। हरियाणा में मिर्ची कांड, पंजाब का तलहन कांड, अभी दिल्ली में वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को प्रताड़ित किया गया, सफाई कर्मी को बेचारा आत्मदाह करके मर गया। मिर्चीपुर में क्या हुआ वाल्मीकियों के साथ में, पंजाब में क्या हुआ दलितों के सामने, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ अमरोहा के अंदर, कौन नहीं जानता है? सब जानते हैं कि जब वोट लेना होता है, सम्मान का आईना दिखाया जाता है, जब सत्ता में आ जाते हैं उन दलितों का हश्र क्या होता है कोई देखने वाला नहीं होता। इसलिए मैं अपील करता हूं कि भारत के इन 23% SC ST लोगों के सुरक्षा और सम्मान के बारे में भी सोचिए। लाखों घटनाएं ऐसी हैं महोदय कि जिनके मुकदमे ही दर्ज नहीं होते हैं, अपराध हो जाते हैं, बलात्कार भी हो जाते हैं, उत्पीड़न हो जाता है, लेकिन FIR नहीं होती है। क्या माननीय गृह मंत्री जी इस बात की जांच कराएंगे कि देश के अंदर कितनी ऐसी घटनाएं हैं जो दलितों के साथ हुई हैं और जिनमें मुकदमे दर्ज नहीं हुए? अगर इस पे भी अगर ध्यान थोड़ा सा लाने की कोशिश करेंगे तो स्थिति और भी स्पष्ट हो जाएगी। महोदय, सांप्रदायिक दंगों का दौर आज बाढ़ सी आ गई है। आज हर तरफ, आज जम्मू कश्मीर में जाएं वहां दंगे और वहां मारामारी, आज हम उत्तर प्रदेश में जाएं, मैं वहां का रहने वाला हूं, अशांति का माहौल। आखिर हो क्या गया है? आखिर कहां है हमारी व्यवस्था? आखिर कहां है हमारा कानून? आखिर कहां है हमारा संविधान? कहां है हमारी सरकारें? महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अकेले जम्मू कश्मीर में पिछले 5.5 साल में माननीय गृह मंत्री जी 150 से ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। 5.5 साल में
150 सांप्रदायिक दंगे और 150 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। श्राइन बोर्ड का इशू भी उसमें शामिल है और बहुत सारे किश्तवाड़ का मामला भी उसमें शामिल है, अनंतनाग का मामला भी उसमें शामिल है। आज कश्मीर आंतरिक अशांति के दौर से भी गुजर रहा है, तो हमारी सरकार को, हमारे देश की मजबूत सरकार को जम्मू कश्मीर के अंदर शांति बहाली के लिए कोई सख्त कदम उठाना चाहिए। चूंकि मैं खुद वहां एक पॉलिटिकल एंगल से वहां का प्रभारी हूं, वहां की समस्याओं से, वहां की मुश्किलों से हमेशा मैं जूझता हूं, संघर्ष करता हूं, लेकिन रास्ता नहीं निकलता है। उम्मीद करता हूं इस संसद में रास्ता निकलेगा, उम्मीद करता हूं इस सरकार में रास्ता निकलेगा। इसलिए जम्मू कश्मीर के लोगों को बचाने के लिए कोई ना कोई ऐसा रास्ता आप जरूर बनाइए। और 370 भारतीय संविधान में 370 जो धारा ऐड की गई थी, उसका मतलब केवल दंगा फैलाना नहीं है, उसका मतलब केवल सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ना नहीं है, उसका मतलब यह भी है कि उस प्रदेश के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था करें। संविधान में इस बात को मेंशन किया गया है, प्रधानमंत्री जी को पावर्स दी गई है कि 370 के अंतर्गत देश के प्रधानमंत्री उन प्रदेशों को आर्थिक पैकेज देंगे जो विकास से दूर हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण और समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री जी से विशेष पैकेज देने के लिए अनुरोध करें, ताकि वो उपेक्षित प्रदेश विकास की दिशा में आगे बढ़ सके। चूंकि वहां पर आज बहुत मुश्किलें हैं, बहुत दिक्कतें इसलिए भी हैं कि भारत के संविधान की मान्यताओं को वहां पे लागू नहीं किया जा सकता। 27% रिजर्वेशन देने का प्रोविजन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के आधार पर बने आयोग के द्वारा घोषित किया गया, लेकिन महोदय जम्मू कश्मीर में 27% रिजर्वेशन नहीं मिलता है, वहां पे 2% रिजर्वेशन मिलता है। उत्तर जम्मू कश्मीर में पिछड़े समाज के लोगों को केवल 2% रिजर्वेशन मिलता है, 27% नहीं मिलता है। जम्मू कश्मीर में पूरे देश के अंदर एसटी को एमपी एमएलए के चुनाव में रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन माननीय गृह मंत्री जी, आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में शेड्यूल्ड ट्राइब्स 10% हैं, जिसमें गुजर बकरवाल शामिल होते हैं, लेकिन एमएलए एमपी के चुनाव में 1% भी रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में नहीं मिलता है। यह अन्याय क्यों हो रहा है वहां पर? क्या वहां का एसटी नहीं है? क्या वहां का आदिवासी नहीं है? क्या उसको राजनीति में आगे बढ़ने का उसके पास अधिकार नहीं है? अधिकार है, लेकिन देश की सरकार उसमें इंटरफेरेंस नहीं करती। बिल्कुल नो धारा 370 में सभापति महोदय, धारा 370 में कहीं भी ये अंकित नहीं है। प्लीज मेरी बात पूरी हो जाए तो जवाब देना। मंत्री जी बैठे हैं, बहुत सीनियर मिनिस्टर है, बहुत कद्दावर नेता है, मैं जानता हूं जवाब उनके पास होगा। जब आप मंत्री बनेंगे आप जवाब दीजिएगा। प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात। आई नो वेरी वेल अग्रवाल साहब, मैंने संविधान पढ़ा है, मैं वकील भी हूं, हम कानून भी जानते हैं, जी हम संविधान भी जानते हैं। प्लीज ऐसा मत करिए। इसलिए सभापति महोदय के जम्मू कश्मीर में अन्याय हुआ है, अत्याचार हुए हैं। और दूसरी बात के बाद खत्म करना चाहता हूं महोदय, चूंकि कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह की समस्या जम्मू कश्मीर में है, मुझे मालूम है कि मेरा समय बहुत कम बचा है, लेकिन मेरी प्रार्थना है आपसे कि थोड़ा सा समय मुझे आप देंगे, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मसला बहुत गंभीर है, देश से जुड़ा हुआ मामला है, थोड़ा सा समय की मैं आपसे मांग करूंगा। महोदय, अगला मुद्दा उत्तर प्रदेश के साथ में जोड़ना चाहता हूं। महोदय, उत्तर प्रदेश में आज बदहाली के दौर से लोगों को गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसलिए मजबूर होना पड़ रहा है कि आज सांप्रदायिक दंगों के हिसाब से 600 दंगे, आदरणीय गृह मंत्री जी, इस पिछले
कुछ समय में 600 दंगे, सांप्रदायिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए और केवल 229 दंगे तो अभी 2 साल के अंतराल में हुए हैं। हसरिए है, मैं केवल मुजफ्फरनगर की बात नहीं करता हूं, चाहे सहारनपुर की बात करिए, चाहे मुरादाबाद की बात करिए, चाहे अलीगढ़ की बात करिए, चाहे लखनऊ की बात करिए या किसी और प्रदेश की बात करिए। महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय गृह मंत्री साहब से अपील करना चाहता हूं कि क्या वो उत्तर प्रदेश में होने वाले सांप्रदायिक दंगों के पीछे किसका हाथ है, किसकी साजिश है, कौन उत्तर प्रदेश को तबाह करने के लिए लगा हुआ है? क्या इस मुद्दे पर सीबीआई या किसी और एजेंसी से जांच कराएंगे? हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश बदहाली से निकले, उत्तर प्रदेश में शांति का माहौल खत्म हो, चाहे उसमें पॉलिटिकल आदमी फंसता हो या अपराधी फंसता हो, लेकिन सच्चाई सामने आनी चाहिए। और इसलिए हमारी पार्टी की लीडर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अनेकों बार इस बात पे प्रकाश डाला, सरकार से मांग की कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बेहतर नहीं है, अपराध बढ़े हैं, सांप्रदायिक दंगे बढ़े हैं, आम आदमी का जीवन खतरे में पड़ा है। इसलिए कई बार मांग उठी कि राष्ट्रपति शासन वहां लगे, लेकिन इस पर कोई विचार नहीं हुआ। उसके अलावा महोदय, मैं आपके माध्यम से अपनी बात अंत कर रहा हूं। माननीय गृह मंत्री जी, अगर राष्ट्रपति शासन लगाने में कोई राजनीतिक मजबूरी आपके सामने है तो उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उसका हल ढूंढा था। हमारी पार्टी में हल ढूंढा गया कि बड़ा प्रदेश है, कानून व्यवस्था को कंट्रोल करना मुश्किल काम है, विकास की नीति बनाना मुश्किल काम है, अपराध रोकना मुश्किल काम है। इसलिए हमारी पार्टी के नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने कहा था कि उत्तर प्रदेश को पुनर्गठित करके 4 राज्यों में विभाजित कर दो। क्या मुश्किल है सरकार के सामने? आपने झारखंड बनाया है, आपने छत्तीसगढ़ बनाया है, आपने उत्तराखंड बनाया है, आपने तेलंगाना बनाया है। फिर उत्तर प्रदेश के विकास पर, उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन पर मैं चाहूंगा महोदय आपके माध्यम से कि आदरणीय गृह मंत्री जी को आज इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि या तो उत्तर प्रदेश में वो राष्ट्रपति शासन लगाए या उत्तर प्रदेश को पुनर्गठित करके 4 राज्यों में विभाजित करें। जो भी फैसला आपको अच्छा लगे उस पर एक पर निर्णय जरूर हो जाए महोदय। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना का मुद्दा, मैं 84 से का स्टूडेंट हूं, लॉ का स्टूडेंट हूं, 87 से मैं एनलॉर्ड एडवोकेट हूं, लेकिन लंबे समय से पश्चिमी यूपी के वकील, तमाम किसान, मजदूर, आम जनता इस बात की मांग को उठा रही थी कि पश्चिमी यूपी के लोगों को सस्ता न्याय, सुलभ न्याय मिलना चाहिए। पश्चिमी यूपी में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना हो। आदरणीय गृह मंत्री जी, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जानते हैं, कितनी दूरी है गाजियाबाद से इलाहाबाद की, कितनी दूरी है लखनऊ से इलाहाबाद की, 700 किलोमीटर की दूरी है। मेरी आपसे अपील है कि पश्चिमी यूपी के लोगों को सस्ता सुलभ न्याय दिलाने के लिए आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की घोषणा करेंगे, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। पश्चिमी यूपी के लोग हमेशा आपके आभारी रहेंगे। जातिगत जनगणना, मैं लास्ट प्लीज 2 मिनट बस, जातिगत जनगणना का कार्य 2013 में प्रारंभ हुआ था, लेकिन आज मालूम नहीं है कि उसका स्टेटस क्या है। लोग जान नहीं पा रहे हैं कि उसमें हुआ क्या है। आदरणीय गृह मंत्री जी, मैं जानना चाहता हूं, लोगों में एक उम्मीद जगी थी कि जातिगत आंकड़े आएंगे, हर समाज के व्यक्ति को अपनी पोजीशन को जानने का मौका मिलेगा, रिजर्वेशन मांगने का मौका मिलेगा। लेकिन कहां गया वो, कुछ नहीं पता है। उस पर भी विचार आप करें। दिल्ली अब पहले जैसी दिल्ली नहीं रह गई है। ये राजधानी थी, ये राजधानी है, इसको आपने एनसीआर में एक्सटेंड किया, अच्छी बात की। आपने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया, अच्छी बात थी, लेकिन दिल्ली का रूप आज बदल गया है। ये देश की राजधानी है महोदय, इसका रूप ना बदलने दो। दिल्ली को पहले जैसी दिल्ली बनाओ। नहीं होने चाहिए यहां पर बलात्कार, नहीं होनी चाहिए हत्या, नहीं होने चाहिए जुल्म जास्ती। इसलिए महोदय एक बात कह के बात समझ, एक मिनट,
कि हमारे पार्टी देश का में समय खत्म हो गया। प्लीज 1 मिनट चाहता हूं बस, अंतिम मेरा पहलू है कि हमारे देश में प्लीज फांसी का प्रावधान है हमारी आईपीसी में, कानून में, और सारा देश इस बात को जानता है कि भारतवर्ष में बहुत सारे आतंकवादी हमले हुए, बहुत सारे जघन्य अपराध हुए, कोर्ट से, न्यायालयों से फांसी की सजा हुई, और मेरे पास इस बात के प्रमाण भी है, वो नहीं रखूंगा, लेकिन फांसी पाए जाने वाला व्यक्ति क्षमा याचना डाल देता है और फांसी से बच जाता है, क्षमा याचना मिल जाती है या उसका केस आगे बढ़ता रहता है। इस फांसी की सजा का मतलब क्या बचा? जब एग्जीक्यूशन ही नहीं है तो सजा का मतलब क्या? मैं कहना चाहता हूं आपसे कि इस फांसी के मुद्दे पर सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। अगर ये कानून रखना है तो एग्जीक्यूशन भी हो, ताकि देश के लोगों को पता लगे कि भारत का संविधान और भारत का आईपीसी मजबूत है, अगर सजा दे सकता है तो वो एग्जीक्यूशन भी करा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ में महोदय मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया, अन्यथा मेरी बात अधूरी रह जाती। आदरणीय गृह मंत्री जी, मैं आपका भी बहुत आभारी होऊंगा जब आपकी कृपा हो जाएगी मेरे इन शब्दों पे और सवालों पर जवाब देने की। सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय भीम, जय भारत।